हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं अवधेश कुमार मुकामा क्लासेज में आपका स्वागत करता हूँ। आज क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी बुक और लेसन नंबर 9 की चर्चा मैं करने जा रहा हूँ। इस चैप्टर में श्वसन के बारे में विशेष रूप से दिया गया है। इस चैप्टर में विशेष रूप से श्वसन के बारे में दिया गया है और जो भी जीव जंतु हैं वो सभी किस प्रकार से श्वसन करते हैं उसके बारे में बताया गया है। हम लोग आगे चलते हैं। मछली जो श्वसन करती है किसकी सहायता से, तो मछली गिल की सहायता से श्वसन करती है, जिसे क्लोम कहा जाता है। ठीक है, मछली श्वसन जो करती है किसकी सहायता से करती है, तो क्लोम की सहायता से या गिल की सहायता से। किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे कि पौधे एवं जंतु उसके जैव घटक हैं। किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे कि पौधे एवं जंतु उसके जैव घटक होते हैं। चट्टान, मिट्टी, वायु एवं जल जैसी अनेक निर्जीव वस्तुएं आवास के अजैव घटक होते हैं। अर्थात जैव घटक में हमने पढ़ा कि जंतु और जो पौधे होते हैं वो जैव घटक के अंतर्गत आते हैं, जबकि अजैव घटक के अंतर्गत चट्टान, मिट्टी, वायु, जल ये सभी निर्जीव वस्तुएं अजैव घटक के अंतर्गत आते हैं। सूर्य का प्रकाश, ऊष्मा भी परिवेश के अजैव घटक हैं। अर्थात हमारा आवास, हमारा पर्यावरण दो घटकों से मिलकर बना है। अर्थात हमारा आवास, हमारा पर्यावरण दो घटकों से मिलकर बना है। कौन कौन से, तो एक जैव घटक और दूसरा अजैव घटक। जैव घटक के अंतर्गत पौधे एवं जंतु आते हैं, जबकि अजैव घटक के अंतर्गत मृदा, वायु, पानी, सूर्य का प्रकाश, चट्टान इत्यादि आते हैं। पौधों के बीजों के अंकुरन से नए पौधों के बनने की प्रक्रिया में कुछ अजैव घटक या कारक की भी भूमिका होती है। जैसे बीज के अंकुरन के लिए सूर्य का प्रकाश जरूरी होता है, जो कि एक अजैव घटक के उदाहरण हैं। अर्थात पौधों के बीजों के अंकुरन से नए पौधे बनने की प्रक्रिया में कुछ अजैव घटक या कारक की भी भूमिका होती है, जैसे सूर्य का प्रकाश। मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां या तो अनुपस्थित होती है या बहुत छोटी होती है, तथा कुछ पौधों में पत्तियां कांटों के रूप में होती है या सूल के रूप में होती है। मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां या तो अनुपस्थित होती है या बहुत छोटी होती है, या कुछ पौधों की पत्तियां कांटों अथवा सूल के रूप में होती है। इस प्रकार के पौधों में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः तने में होता है।
इस प्रकार के पौधों में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः तने में होती है, जो कि एक मोटी मोम की परत से ढकी होती है, जो कि एक मोटी मोम की परत से ढकी होती है। पर्वतीय क्षेत्र के पेड़ पौधों की पत्तियां नुकीली होती है, तिरछी होती है, छोटी होती है और सामान्यतः शंकु आकार की होती है। पर्वतीय क्षेत्र के पेड़ पौधों की पत्तियां कैसी होती है? तो नुकीली होती है, तिरछी होती है, छोटी होती है और शंकु के आकार की होती है। अब हिरन के बारे में क्या कहता है? हिरन के सिर के पार्श्व में दोनों ओर स्थित आंखें प्रत्येक दिशा में देखकर खतरा महसूस कर सकती है। क्या कहता है? हिरन की जो आंखें होती है प्रत्येक दिशा में, ठीक है, हिरन की जो आंखें होती है वो प्रत्येक दिशा में देखकर खतरा महसूस कर सकती है। उसकी जो आंखें होती है वह सिर के पार्श्व में दोनों ओर स्थित होती है। स्क्विड, स्कीवर्ड एवं ऑक्टोपस, स्कीवर्ड एवं ऑक्टोपस जैसी समुद्री जंतुओं का शरीर आमतौर पर धारा रेखीय नहीं होता है। ऑक्टोपस और स्कीवर्ड की जो शरीर होती है वह धारा रेखीय नहीं होती है। जब वे जल में चलते हैं तो अपने शरीर को धारा रेखीय बना लेते हैं। मछली का शरीर जो होता है वह धारा रेखीय होता है, जबकि ऑक्टोपस, स्कीवर्ड का शरीर धारा रेखीय नहीं होता है, परंतु जब वे जल में चलते हैं तो अपने शरीर को धारा रेखीय बना लेते हैं। अब है डॉल्फिन। डॉल्फिन एवं व्हेल कैसे सांस लेते हैं? उनमें गिल नहीं होते हैं, उनमें क्लोम नहीं पाए जाते हैं। जिस तरह से मछलियाँ श्वसन के लिए गिल का इस्तेमाल करती है, गिल का प्रयोग करती है या क्लोम का प्रयोग करती है, डॉल्फिन एवं व्हेल में गिल नहीं पाए जाते हैं। तो डॉल्फिन एवं व्हेल कैसे सांस लेती है? तो वह जो है सो अपने सिर पर स्थित नासाद्वार अथवा वात छिद्रों के द्वारा श्वसन करती है। डॉल्फिन और व्हेल जो है उसके सर पर जो होता है नासाद्वार होता है, जिसे वात छिद्र भी कहा जाता है, से श्वास लेती है। डॉल्फिन व्हेल में गिल अर्थात क्लोम नहीं पाए जाते हैं। व्हेल में गिल अर्थात क्लोम नहीं पाए जाते हैं। स्थलीय पौधों में जड़ मिट्टी से जल व खनिज लवण पोषकों के अवशोषण का महत्वपूर्ण कार्य करती है। स्थलीय पौधों में जड़ मिट्टी से क्या अवशोषित करती है? तो जल और खनिज लवण जैसे पोषक तत्व का कार्य करती है। लेकिन जलीय पौधों में जड़ें आकार में छोटी होती है एवं इनका मुख्य कार्य पौधों को तलहट्टी में जमाए रखना होता है। इन पौधों का तना लंबा, खोखला एवं हल्का होता है। तो देखिए, जो स्थलीय पौधे होते हैं, जो जलीय पौधे होते हैं, दोनों की जड़ों का जो कार्य होता है अलग अलग होता है। स्थलीय पौधों के बारे में कहा जा रहा है कि उसकी जो जड़ें होती है वह मिट्टी से, वह जो है सो मिट्टी से जल एवं खनिज लवण का अवशोषण का कार्य करती है, जबकि जलीय पौधों की जो जड़ें होती है वह आकार में छोटी भी होती है
लेकिन उसका जो मुख्य कार्य होता है क्या होता है, पौधों को तलहट्टी में जमाए रखने का कार्य करती है। तो स्थलीय पौधे की जो जड़ें होती है वह मिट्टी से जल वो खनिज लवण अवशोषण का कार्य करती है, जबकि जलीय पौधों की जड़ें पौधों को तलहट्टी में जमाए रखने में सहायक होती है। और जलीय पौधे का तना लंबा, खोखला एवं हल्का होता है। अल्प अवधि में किसी एक जीव के शरीर में होने वाले छोटे छोटे परिवर्तन पर्यायनुकूलन कहलाते हैं। अल्प अवधि अर्थात कम समय में किसी एक जीव के शरीर में होने वाले छोटे छोटे परिवर्तन पर्यायनुकूलन कहलाते हैं। श्वसन सभी सजीवों के लिए आवश्यक है। श्वसन सभी सजीवों के लिए आवश्यक है। ग्रहण किए गए भोजन से श्वसन के द्वारा ही हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। अर्थात श्वसन के द्वारा ही हमें ऊर्जा मिलती है। अर्थात इससे ये पता चलता है कि हमारे जो शरीर में जो भोजन होता है वह श्वसन के द्वारा ही परिवर्तित होकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। अर्थात श्वसन हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में सहायक होता है। पौधे भी श्वसन क्रिया में भाग लेते हैं। पौधे भी श्वसन क्रिया में भाग लेते हैं। जिस तरह से मनुष्य जीव जंतु श्वसन करते हैं उसी तरह से पौधे भी श्वसन क्रिया में भाग लेते हैं। पत्तियां सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु को अंदर लेती है तथा ऑक्सीजन का उपयोग करती है तथा वह कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निष्कासित कर देती है। ध्यान रखिए, अभी तक हम लोग क्या पढ़ते थे? हम लोग पढ़ते थे कि नहीं, पौधे हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेती है और ऑक्सीजन छोड़ती है, जबकि ऐसा नहीं होता है। पौधे भी श्वसन के लिए अपने पत्तियों के रंध्रों द्वारा ऑक्सीजन का उपयोग करती है और कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निष्कासित करती है। हम जानते हैं कि प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु की कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग भोजन बनाने के लिए करती है तथा ऑक्सीजन छोड़ती है। ध्यान रखिए क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। कह रहा है कि जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, प्रकाश की जो उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें पौधे वायु की कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग भोजन बनाने के लिए करते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इससे जस्ट हमने पहले लाइन में क्या पढ़ा कि पौधे जो है श्वसन क्रिया में क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, तो श्वसन क्रिया में जो है सो वह ऑक्सीजन लेता है और CO2 छोड़ता है, जबकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो है सो CO2 लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। दोनों में अंतर है, एक श्वसन क्रिया है और एक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है जो पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो दोनों में अंतर समझ में आ गया। श्वसन क्रिया में पौधे ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जबकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भोजन बनाने के क्रम में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, दोनों में ये अंतर होता है। पौधे केवल दिन के ही समय में भोजन बनाते हैं, जबकि श्वसन की क्रिया दिन और रात दोनों होती है।
निरंतर चलते रहती है। ठीक है, तो भोजन प्रक्रिया में निष्कासित ऑक्सीजन की मात्रा पौधों द्वारा श्वसन में उपयोग की गई ऑक्सीजन की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है, पौधे जो भोजन बनाते हैं वह सिर्फ और सिर्फ दिन में, क्योंकि पौधों को भोजन बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति होना अनिवार्य है। इसीलिए भोजन बनाना जो पौधों का होता है वह दिन में होता है, जबकि श्वसन की क्रिया दिन और रात दोनों ही होती है और निरंतर चलते रहती है। भोजन प्रक्रिया में जो ऑक्सीजन पौधों द्वारा मुक्त किया जाता है, श्वसन के दौरान जो ऑक्सीजन पौधे उपयोग करते हैं उसकी अपेक्षा बहुत अधिक होती है। कुछ पौधे बीज के अतिरिक्त अपने कायिक भागों द्वारा भी नए पौधों का उत्पन्न करते हैं। कुछ पौधे जो है सो बीज के अलावा अपने कायिक भागों द्वारा भी नए पौधे उत्पन्न करते हैं। जैसे आपने आलू देखा होगा, आलू में क्या होता है, कलिका वाले भाग से नए पौधे बन उगते हैं। हम लोग कायिक भाग से नए पौधे उत्पन्न होने का मतलब क्या हुआ, आलू को काट दीजिए, उससे छोटी छोटी कलिकाएं के रूप में नए पौधों का विकास होता है। कुछ पौधे कलम के द्वारा भी उगाए जाते हैं। सजीव में श्वसन, उत्सर्जन, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, प्रजनन, गति एवं वृद्धि तथा मृत्यु भी होती है। ध्यान रखिए, जो भी सजीव है उसमें श्वसन होता है, उत्सर्जन होता है, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया होती है, प्रजनन होते हैं, गति होती है, वृद्धि होती है तथा उसका अंत भी निश्चित है, उसकी मृत्यु भी होती है। किसी स्थान का परिवेश जिसमें पौधे, जंतु एवं अन्य जीव रहते हैं उनका आवास कहलाता है। किसी स्थान का परिवेश जिसमें पौधे, जंतु एवं अन्य जीव रहते हैं उनका आवास कहलाता है। विभिन्न प्रकार के पौधे एवं जंतु एक ही आवास में रह सकते हैं, एक साथ रह सकते हैं। ठीक है, भिन्न प्रकार के, अलग अलग प्रकार के पौधे एवं जंतु एक ही आवास में रह सकते हैं, एक साथ रह सकते हैं। पौधों एवं जीवों के विशिष्ट लक्षण एवं स्वभाव जो उन्हें एक आवास विशेष में रहने के लिए अनुकूल बनाते हैं, अनुकूलन कहलाता है। पौधों एवं जीवों के विशिष्ट लक्षण एवं स्वभाव जो उन्हें एक आवास विशेष में रहने के अनुकूल बनाते हैं, अनुकूलन कहलाता है। पौधे, जंतु एवं सूक्ष्म जीव संयुक्त रूप से जैव घटक बनाते हैं। पौधे, जंतु एवं सूक्ष्म जीव संयुक्त रूप से जैव घटक बनाते हैं, अर्थात जैव घटक के लिए पौधे, जंतु एवं सूक्ष्म जीव का होना आवश्यक है। तो आज का क्लास यहीं तक, फिर कल हम लोग एक नए वीडियो के साथ, नए क्लास की शुरुआत के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।